नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तराखंड में वन नीति। तो उत्तराखंड में वन और वन नीति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले राज्य में वन व्यवस्था के शुभारंभ की बात करें तो 1823 ईस्वी में यहाँ पर जो कमिश्नर रहते हैं, हमारे द्वितीय कमिश्नर रहते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल, तो इनके द्वारा यहाँ पर सर्वप्रथम वन व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। तो ये प्राथमिक रूप से वन व्यवस्था का शुभारंभ किया जाता है। और यहाँ पर हम जब कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे बनते हैं 1856 से 84, तो इनके द्वारा जो यहाँ पर वनों का ठेका पड़ता थी तो उसको बंद करवाया जाता है 1858 ईस्वी में। तो हेनरी रैमजे द्वारा वनों की जो ठेका प्रथा बंद करवाई गई तो ये करवाई गई 1858 ईस्वी में। इसके बाद वन व्यवस्था के प्रारंभ की बात करें तो यहाँ पर औपचारिक रूप से 1861 में वन व्यवस्था का प्रारंभ होता है। हेनरी रैमजे के काल में ही यह प्रारंभ होता है और वन विभाग की स्थापना की जाती है 1864 ईस्वी में। इसके बाद कुमाऊं के वन प्रबंधन की बात करें तो मेजर पियर्सन के अधीन इसे रखा जाता है 1869 ईस्वी में। 1869 में मेजर पियर्सन के अधीन कुमाऊं का वन प्रबंधन उसे सौंपा जाता है और 1869 में ही वन प्रबंधन के तहत गढ़वाल के जो वन थे तो उनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो 1869 में मेजर पियर्सन के अधीन वनों को रखा जाता है, कुमाऊं वन प्रबंधन मेजर पियर्सन को सौंपा जाता है और 1869 में गढ़वाल के जो वन थे तो उनका प्रबंधन करने के लिए मुख्य रूप से इनको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये प्रमुख जो 4 भाग हैं, तो पहला है चंडी वन, दूसरा है हमारा उदयपुर के वन, तीसरा है कोटली दून वन और अंतिम है पाटली दून वन। तो यानी जो गढ़वाल के वन थे तो इनको 4 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से। और इसके बाद प्रथम बार वनों की श्रेणियां बनाकर वन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो सर्वप्रथम उत्तराखंड में वनों की श्रेणियां बनाकर वन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, तो ये की गई थी 1877 ईस्वी में। तो यानी जो हेनरी रैमजे का काल है तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वनों की दृष्टि से। इसके बाद समस्त बेनाम भूमि को सरकार ने कब्जे में लेकर संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया। तो जो यानी बेनाम भूमि थी, जो नापी भूमि नहीं थी, जो ना तो कृषकों के अधीन थी और ना ही यह सरकार के अधीन थी, तो जो बेनाप वाली भूमि थी तो सरकार द्वारा उसे कब्जे में लेकर उसे संरक्षित वन घोषित किया गया। तो ये किया गया 1801 नीति के तहत। तो 1893 में जो वन नीति आई थी तो उसके तहत समस्त बेनाप भूमि को सरकार ने कब्जे में लेकर संरक्षित वन घोषित कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कारण जो जंगलों के आसपास जो बसे हुए गाँव वासी हैं तो उनके लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे मवेशियों को लेकर उनके लिए पशुचारण की जो समस्या है या जंगल से ईंधन आदि जो लकड़ियां वगैरह हैं, कंदमूल फल हैं, तो उनको लाने के लिए यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो 1893 में वन नीति के तहत सरकार ने संरक्षित वन घोषित कर दिया जो बेनाम भूमि है। इसके तहत फिर उसके बाद जब यहाँ पर वन आंदोलन प्रारंभ हो गए तो कुमाऊं वन कष्ट अध्ययन समिति बनाई गई, यानी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया कि इनकी जो कुमाऊं मतलब उत्तराखंड के जो नागरिक हैं उनकी जो प्रमुख समस्याएं हैं तो उनको जानने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी और इसका गठन किया जाता है 13 अप्रैल 1921 में। इसमें अध्यक्ष रहते हैं कमिश्नर पी विंडम और इसके सदस्य रहते हैं एक जोत सिंह नेगी। इसके बाद कुमाऊं फॉरेस्ट्री कमेटी का गठन किया जाता है, या जो कमेटी है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, यह अपनी रिपोर्ट सौंपती है और इसके रिपोर्ट के तहत ही कुमाऊं फॉरेस्ट कमेटी का गठन किया जाता है 1930 ईस्वी में। इसके अलावा राज्य में किसान एवं वन आंदोलनों की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में किसान व वन आंदोलन जो प्रमुख रूप से हुए तो उनको यहाँ पर ढांढक कहा जाता है। तो ढांढक भी कहा जाता है, यानी ये जो वन आंदोलन या किसान आंदोलन थे तो इनको विद्रोह स्वरूप क्या है, ढांढक इनको कहा जाता है। और उत्तराखंड में जो किसान आंदोलन के जनक की बात करें तो यहाँ पर गोपाल सिंह राणा को उत्तराखंड में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो गोपाल सिंह राणा किसान आंदोलन के जनक हैं। इसके बाद भारत के प्रथम वन अधिनियम की बात करें तो 1865 में यहाँ भारत का प्रथम वन अधिनियम बना और अधिनियम के बनने के बाद वनों के कटान में कमी आई, क्योंकि हम देखते हैं कि 1853 के बाद जब रेलवे का विकास होना प्रारंभ हो गया तो यहाँ पर जो लकड़ी की खपत थी तो वह एकाएक बढ़ जाती है और उसके बाद जब वनों का कटान प्रारंभ हो गया तो उसके बाद फिर ब्रिटिशों
जो अधिकारी थे वह वनों के प्रबंधन के बारे में सोचते हैं। तो वनों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने के लिए कि उनका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके, तो 1865 ईस्वी में पहला वन अधिनियम लेके आया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वनों के जो कटान हो रहे थे उसमें थोड़ा कमी आती है। इसके बाद वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु 1884 ईस्वी में कार्य योजना वन विभाग लागू किया जाता है। तो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य योजना वन विभाग लागू किया जाता है 1884 ईस्वी में। इसके बाद फिर स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है और उसके बाद केंद्रीय वानिकी परिषद यानी भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की जाती है 1948। और इसी के तहत वनों के संरक्षण तथा उसके प्रति नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए वन महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में वन महोत्सवों का आयोजन प्रारंभ किया जाता है 1950 से। तो 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की जाती है और 1950 में वन महोत्सवों का आयोजन प्रारंभ किया जाता है। तो आज़ादी के बाद ये ब्रिटिश काल की नीतियाँ थी। इसके बाद जब हमें आज़ादी प्राप्त हो जाती है 47 में, तो 48 में वानिकी परिषद बनाया गया और उसके बाद 50 से वन महोत्सवों का प्रारंभ करवाया गया। तो उसके बाद आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय जो वन नीति बनाई गई, तो ये बनाई गई 1952 में। तो 1952 में पहली हमारी राष्ट्रीय वन नीति आती है और उसके बाद 1988 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति आती है और इसको पुनः संशोधित किया गया 1998 में। तो वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है, तो यह 1988 में जो वन नीति आई थी और 1998 में जो संशोधित की गई, तो यही वर्तमान में लागू है। और इसके तहत जो ये हमारी राष्ट्रीय वन नीति है, तो इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% भाग पर वन होने चाहिए। और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। लेकिन इसके अलावा जो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के कुल संदर्भ में 33% भूभाग पर वनों का होना अति आवश्यक है। तो यह हमारी जो संशोधित राष्ट्रीय वन नीति है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर 60% पर्वतीय क्षेत्रों में, 25% मैदानी क्षेत्रों में और भारत के कुल भूभाग के 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड में वन नीति से संबंधित तथा वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।